Hello students, I'm Dinesh Panchal. I welcome every one of you on my YouTube channel again. Today in this video what we are going to cover is a poem of class 11, that is the voice of the rain. Okay, one by one we are going to see all the aspects of the poem here. Firstly, I'm going to tell you that this particular poem is being composed by Walt Whitman, है ना. ये इनका pronunciation जो है इस नाम का, वो आप ध्यान रखिए कि ये इसका जो pronunciation होगा वो आप वाइट नहीं बोलोगे, ये वॉट विटमैन है ना. And next thing what we are going to see about this poem, the first thing will be the introduction to the poet, है ना. और इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो पोम जो है उनके पोट का नेम है वॉट विटमैन है, और इनके बारे में हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है. ठीक है. वॉट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट. इन तीनों टर्म्स को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा. पोएट तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं, जो पोएम्स को कंपोज करते हैं. एसेइस्ट जो एसेज लिखते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर. और जर्नलिस्ट जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है इस टर्म से, जो होता है पत्रकारिता के क्षेत्र से जितने भी सारे लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं. अ ह्यूमनिस्ट, ही वॉज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म. ये एक तरीके से ऐसे ह्यूमनिस्ट थे जिन्होंने एक वर्ल्ड होता है, देखो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. और यहाँ पे क्या बात हमको बता रखी है, दैट हियर इट इज रियलिटी एंड इट इज द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, है ना. और इन इमेजिनेशन का वर्ल्ड जो है उनके बीच में और रियलिटी के बीच में, ही वॉज द पर्सन हु ट्राइड टू मेक अ रिलेशन, अ कंप्लीट रिलेशन यू कैन से इट. एक अच्छा रिलेशन इन्होंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी इन दोनों चीज़ों में, कि एक ट्रांसेंडेड लाइफ जो होती नहीं, अपनी जो इमेजिन लाइफ जो होती और एक जो रियलिटी है, वो दोनों चीज़ें आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई है. इन्होंने इन चीज़ों के बारे में भी अपने ओपिनियंस को अपने वर्क थ्रू लोगों के सामने लेकर आए ये. इसके बाद हम देखते हैं, विटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट इन द अमेरिकन कैनन. अमेरिकन कैनन क्या है यहाँ पे, ये एक पोएट की सीरीज रही है, वहाँ पे इमर्सन से लगा के फिंचन तक. इस सीरीज के अंदर जितने भी सारे पोएट्स आए हैं उन सबको अमेरिकन कैनन के पोएट कहा जाता है. एंड वॉट विटमैन वाज आल्सो वन ऑफ अमंग देम, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स. देखो फ्री वर्ड्स क्या होता है, फ्री वर्ड्स जो होता है पोम का एक तरीका होता है उसको लिखने का, कंपोजिशन का एक तरीका. और फ्री वर्ड्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम पोम के रिदम को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, बस अपने एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको शब्दों में पिरोते हैं हम. वहाँ पर रिदम जो है, इसके बाद पोएम राइटिंग की जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है उससे हट के हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं. तो ये क्या होता है फ्री वर्ड्स के अंदर राइटिंग करना. इंडिया के अंदर भी देयर आर मेनी पोइट्स हु रॉट इन द फ्री वर्ड्स. उसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर का नाम जो है वो काफ़ी एक प्राइमरी तौर पे लिया जाता है. ही हैड आल्सो रिटन मैनी ऑफ द हिज पोएम इन फ्री वर्ड्स. ठीक है. आते हैं अब दो वॉइस ऑफ द रेन जो है इसके इंट्रोडक्शन का, है ना. सो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती है. द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, I have already told you that it has been composed by Walt Whitman, signifies the eternal role that the rain plays in nurturing, quenching, and purifying the various elements of the earth. The rain returns to the favor to its place of origin from where it rises, unseen from the depths of the water and from the land. The rain itself is explaining to the reader about its origin, works, and its cyclic movement. A comparison has also been drawn between rain and music, as both of them make the world more lively and return to their place of origin after fulfilling their purpose, है ना. द पोम जो है इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं और बताऊं यहाँ पे आपको. तो रेन जो है वो एक पर्टिकुलर जगह से राइज करती है ना. ये इनिशियली तो अपन यहाँ पे देखते हैं ये क्लाउड्स के रूप में अपने शेप को लेती है. ठीक है. और ये जो है वो पानी लेकर आती है बड़े बड़े ओशियन से. ठीक है. मतलब ओशियन जो है और साथ ही में इसका जो लैंड है, ठीक है, इसका ओरिजिन जो है वो यहीं से होता है. इसके बाद ये एक शेप लेती है, क्लाउड्स का शेप लेती है. आफ्टर टेकिंग द शेप ऑफ द क्लाउड इट अगेन रिटर्न्स ऑन द लैंड, है ना. तो ये जहाँ से ओरिजिन इसका होता है वहीं पर जाकर ये वापस रिटर्न होती है.
है ना। तो मतलब ये है कि एक साइक्लिक मूवमेंट है, जहां से आपकी शुरुआत है वहीं पर आके आप क्या कर रहे हो, इसका एंड कर रहे हो। तो ये चीजें जो है यहाँ पर रेन के बारे में हमको बता रखी हैं। यहाँ जो लिख रखा है उसको हम देखते हैं। इट इज अ conversation between the poet and the rain. The rain explains its eternal journey to in its birthplace, that is earth, to the poet, है ना। देखो होता क्या है यहाँ पर इस पोम के अंदर, सीधी सी बात ये है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ एक कॉन्वर्सेशन है। क्या है यहाँ पर, एक कॉन्वर्सेशन है। और वो कॉन्वर्सेशन किसके बीच में है, एक तो पोएट है एंड पोएट के साथ जो है वो रेन। अब पोएट जो है इनिशियली कुछ क्वेश्चन पूछते हैं रेन से, और उसका रेस्पॉन्स देती है रेन कि मैं क्या हूँ। और इसी के साथ पोम जो है वो अपनी एंड हो जाती है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं द वॉइस ऑफ द रेन पोम और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ ही हम। ठीक है, एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर मतलब जो बारिश की बूंदे हैं बड़ी सॉफ्टली जो है वो लैंड पर आकर गिरती है। ठीक है, हु आर्ट दाउ इसका मीनिंग है तुम कौन हो। सेड आई मैंने कहा, आई कौन है यहाँ पे, पोएट है। पोएट ने कहा कि आप कौन हैं। सॉफ्ट फॉलिंग शावर को ये बात पूछी पोएट ने। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर। और उस रेन ने स्ट्रेंज टू टेल मतलब ये बहुत अजीब बात है कि मैं आपको रेस्पॉन्स बता रहा हूँ किसका, जो रेन ने रेस्पॉन्स दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रेंज है मेरे लिए। बट इवन आफ्टर दैट रेन गेव मी द आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसको मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहा हूँ। रेन ने क्या जवाब दिया, देखो ये आपका क्वेश्चन है जो पोएट ने करा है रेन से। एंड देन व्हाट इज द आंसर गिवन हियर बाय द रेन। रेन ने कहा आई एम द पोएट ऑफ द पोम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन, उस रेन की वॉइस ने मुझसे क्या बात कही, मैं जो है वो अर्थ की पोएम हूँ। क्या हूँ, पोएम हूँ। और वो भी किसकी, इस अर्थ की। इटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। मैं यहाँ पर इस तरीके से, देखो इम्पेल्पेबल का मतलब होता है एक वो चीज जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, एक प्रोसेस है जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, इटर्नल आई राइज जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, आउट ऑफ द लैंड मैं एक लैंड से उस तरीके से खुद को राइज करती हूँ, खुद का शेप बनाती हूँ जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। एंड द बॉटमलेस सी, मैं कहाँ कहाँ से आती हूँ, एक तो मैं लैंड से आती हूँ और दूसरा कहाँ से आती हूँ, बॉटमलेस सी से। ये जो जवाब मिला है वो किसका जवाब है, रेन का। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग्स आपको देखने हैं। हु आर दाउ इसका मीन होता है हु आर यू। इटर्नल का मीन्स नेवर एंडिंग, जो चीज हमेशा रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, इटर्नल बोलते हैं। एंड इम्पेल्पेबल होता है, इसका मीन होता है विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ एक सवाल पूछा था पोएट ने और उसका जवाब दिया है रेन ने कि किस तरीके से वो खुद को राइज करती है, कहाँ से वो राइज होती है। और पोएट का सवाल था दैट हु आर दाउ, आप कौन हो, है ना। इसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेंजा के ऊपर। यहाँ क्या बात हो रखी है, अपवर्ड टू हेवन। हेवन जो होता है वो क्या होता है, स्वर्ग होता है। वेन्स वेजली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। देखो इस लाइन को समझना, अपवर्ड टू द हेवन, मैं राइज करती हूँ किसकी तरफ, हेवन की तरफ राइज करती हूँ। वेन्स जहां, वेजली फॉर्म्ड जिसका मीन होता है मुझे किस तरीके से मैं फॉर्म्ड हूँ, मतलब क्लियरली। वेजली का मीन्स कोई चीज जो क्लियर नहीं है ना, बिना क्लियर तरीके से मैं क्या करती हूँ, अपने शेप को बनाती हूँ यहाँ पे जैसे क्लाउड्स के शेप में। ऑल टुगेदर चेंज्ड मीन्स जहां पर मेरा यहाँ पर जो फॉर्म था वो फॉर्म यहाँ ऊपर जाते बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी क्या हूँ, मैं सेम हूँ। चेंज्ड भी हूँ और सेम भी हूँ। देयर इज शॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी इन दिस लाइन। यहाँ पे एक विरोधाभास वाली लाइनें हैं, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, है ना। वेजली फॉर्म्ड मीन्स किस तरीके से फॉर्म्ड है वो क्लियरली नहीं है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, यहाँ पे वापस आती हूँ मैं इसके बाद। डिसेंड मीन्स वापस जमीन पर आना। टू लेव द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मीन्स वो प्लेस जहां पर क्या है, एक तरीके से सूखा हो चुका है। ठीक है, जहां बारिश नहीं होती है, जमीन जो है वो काफी गर्म हो जाती है। तो वापस मैं यहाँ पर आती हूँ जमीन पे। टू लेव द ड्रॉट्स, जो ड्रॉट्स हो चुका है जहां पर पानी की कमी है उसको वापस क्या देने के लिए, एक वॉश कराने के लिए। एटमीज डस्ट लेयर्स, एटमीज का मीन्स क्या होता है, मैं किस फॉर्म के अंदर आती हूँ, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर आती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और ग्लोब के डस्ट के लेयर्स जो है उन पर मैं जो है वहां पर आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, और वहां पर जो भी सारे सीड्स बोए जाते हैं ना एग्रीकल्चर के लिए,
अगर वो बारिश वहां पे नहीं होती है तो वो सारे के सारे क्या रह जाएंगे, जो उनको बरी करा गया है वो हमेशा बरीड ही रहेंगे और कभी भी एक प्लांट का शेप वो नहीं ले पाएंगे, हमेशा अनबोर्न रहेंगे। मीन्स यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो सीड्स है, जो प्लांट्स हैं, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है रेन के ऊपर। ठीक है, तो रेन यहाँ पर अपना जवाब देती है यहाँ। इसके बाद कुछ वर्ड्स है, वेन्स का मीन्स क्या होता है, वेयर, है ना, उसको फ्रॉम वेयर आप कहोगे तो ज्यादा बेटर है। वीजली का मीन्स नॉट क्लियरली, डिसेंड मीन्स कम डाउन, लीव का मीन्स क्या होता है, वॉश और बॉथ, एटमीज का मीन्स होता है स्मॉल पार्टिकल्स, और लेटेंट का मीन्स क्या होता है, हिडन और बरीड। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। यहाँ क्या कहना है रेन का, ठीक है, क्योंकि हम वॉइस ऑफ द रेन पढ़ रहे हैं, तो रेन ये कहना चाह रही है मैं जहां से मेरा ओरिजिन है उसी को वापस क्या करती हूँ, एक नई लाइफ जो है वो देती हूँ। ठीक है, तो जहां पे इसका ओरिजिन है वहीं आके ये खत्म होती है, बट उस प्रोसेस के अंदर कई सारे नए सीड्स को ये पानी दे देती है, जिसकी वजह से वो फिर से प्लांट के रूप में तब्दील हो जाते हैं। साथ ही में जो ड्रॉट्स हैं, जहां पर पानी की कमी है, उसको भी ये वाटर की सप्लाई जो है वो बाय रेन होती है। ठीक है, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और साथ ही में इसको मैं प्योर बनाती हूँ और ब्यूटिफाई करती हूँ। ठीक है, इसके बाद कुछ लाइंस दे रखी है यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर, ये भी पोम का ही हिस्सा है। फोर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, एक सॉन्ग है ये एक तरीके का, जो रेन का ओरिजिन है और जो रेन का डिसेंट है। ये कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न्स। ठीक है, ये क्या करती है, अपने जो पर्पस होता है उसको फुलफिलमेंट करके वेंडरिंग चारों तरफ घूमती है। रेक्ट और अनरेक्ट का मीन्स होता है जिसको आप ध्यान दो या ना दो, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, ये वापस क्या करती है, प्यार के साथ जो भी यहाँ से जो उसने लिया है अपने ओरिजिन से वो सब कुछ रिटर्न करती है। अब रेक्ड और अनरेक्ड का मीनिंग क्या है, इट मीन्स वेदर केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर, चाहे आप रेन का केयर करें या ना करें, इट डजंट अफेक्ट द रेन नोट द पोएट इफ समवन लिसन टू द रेन और नोट, चाहे किसी ने रेन से उसकी बातों को सुना हो, उसकी आवाज को महसूस करा हो या ना करा हो, इसको पोएट, इससे पोएट को किसी तरीके का कोई अफेक्ट नहीं होता, और ना ही रेन को जो है उसको भी किसी तरीके का अफेक्ट जो है वो होता है। तो यहाँ पर ये थे अपने पोम के कुछ स्टिंजास। इसके बाद हम आते हैं लिटरेरी डिवाइसेस इस पोम के अंदर क्या क्या यूज्ड है। ठीक है, सो द फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज द पर्सोनिफिकेशन, है ना। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, द पोएट यूज्ड अ नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग थिंग। जब भी आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब अर्थ जो है वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ना, और इसकी कोई पोएम नहीं होती है। पोएम जो है वो यूजुअली इंसान जो है, ये एक ह्यूमन एक्ट है, बट ये एक्ट जो है वो रेन में नहीं होता। बट इवन आफ्टर इन दिस पोएम व्हाट द पोएट हैज ट्राइड टू गिव a form of human or the quality of human being to the rain, that is the non living, so it will be called personification here। और यहाँ पे आई एम द पोम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अच्छा, दूसरी बात हम और भी देखते हैं, जो रेन है वो किसी भी तरीके से स्पीक नहीं करती, बोलती नहीं है ना, मतलब वो जवाब नहीं दे सकती। बट इवन आफ्टर व्हाट द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड हियर, उसने कहा कि मुझे जवाब दिया गया, तो इसका मतलब है ये ह्यूमन क्वालिटी है, बट इसको रेन में यहाँ पर उन्होंने देखा है, तो ये कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। एक है मेटाफोर, देखो मेटाफोर और सिमिली को दोनों को यहाँ पे मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो है वो दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं दोनों वर्ड्स, मेटाफोर एंड सिमिली। सिमिली का जब यूज होता है तो उस समय ड्यूरिंग कंपैरिजन हम लाइक, एज या फिर सच जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं। और मेटाफोर जिस समय दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है, बट इवन आफ्टर वहां पर अपन को कोई लाइक, एज और सच जो है वो नजर नहीं आता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटाफोर बोलते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मेटाफोर के। अब आपने किसी को बोला जैसे कि शी इज कनिंग फॉक्स, है ना, कनिंग फॉक्स, यहाँ पे आपने लाइक और एस को यूज नहीं करा है, बट इवन आफ्टर आपने शी को क्या बोला है, कनिंग फॉक्स बोला है, मतलब एक चालाक लोमड़ी आपने कहा उसको, विदाउट यूजिंग लाइक और एस, है ना।
अब ये आप कहोगे सी इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स, आप ये कहते हो, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एस को जब आपने यूज करा तो वो सिमिली बन जाएगा। बट यहाँ हमने सिमिली को यूज नहीं करा, यहाँ पे हमने मेटाफोर को यूज करा है, बिकॉज हमने लाइक और एस का यूज कंपैरिजन के लिए नहीं करा है। सिमिली क्या होता है, अब इसी सेंटेंस को आप बोलोगे सी इज क्लेवर लाइक फॉक्स, आपने जब ये बोला तो इसका मीन क्या हुआ, आपने यहाँ पर लाइक को यूज करा है, और या लाइक को यूज करने के बाद आपने वो कंपैरिजन बनाया है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमिली हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे an indirect comparison between the qualities of different things, different things होती है, उनकी qualities को जब आप compare करते हो। I am the poem of earth, rain is being compared to the poem। रेम जो है वो किसको का यहाँ पर उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, पोएम से हो रहा है, ठीक है। हाइपरबोल का मीन क्या होता है, जब आप किसी बात को बड़ा चढ़ा के कहते हैं, एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको हम हाइपरबोल कहते हैं। यहाँ बॉटमलेस सी, अब ऐसा कुछ नहीं होता है, सी का एक बॉटम होता है, बट इसको यहाँ पे क्या कहा गया है, सी को इस तरीके से बता रखा है जैसे कि उसका कोई बॉटम हो ही नहीं, ठीक है। इमेजरी का मीन्स क्या होता है, जब पोम को या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इस तरीके से पेश किया जाता है कि वहां पर हमारे जो माइंड है हमारा वो एक इमेजेस बनाता है। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जब इस समय आप सॉफ्ट फॉलिंग शावर आप ये बात कहते हैं तो उस समय आपके माइंड के अंदर एक इमेज बनती है कि बारिश की बूंदें जो है वो ज़मीन पर गिर रही है, तो ये इसको बोलते हैं इमेजरी, जहाँ पे किसी चीज़ को इस तरीके से डिस्क्राइब करा जाए कि उसकी इमेजेस जो है वो हमारे माइंड के अंदर फॉर्म हो, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं इस पोएम से रिलेटेड, यहाँ ये देखने हैं आपको। देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस। यहाँ पे दो वॉइस हैं, द टू वॉइसेस इन द पोएम आर द वॉइस ऑफ द रेन एंड द वॉइस ऑफ द पोएट। ये दो लोग हैं जो कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। द लाइन्स विच इंडिकेट द वॉइस ऑफ द रेन आर, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। ये जो बातें कही गई है वो रेन का रेस्पॉन्स है। एंड द लाइन्स विच इंडिकेट द वॉइस ऑफ द पोएट आर, एंड हु आर दाउ, ये जो है ये किसकी है लाइन्स, पोएट की लाइन्स है। तो इतना आपको समझना है। व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स, द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स दैट इट वाज अ स्ट्रेंज फॉर द सॉफ्ट फॉलिंग रेन टू रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन। पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि रेन जो है वो रिप्लाई नहीं कर सकती, फिर भी ये स्ट्रेंज है। When the poet asked the rain, "Who art thou?" the rain replied, "I am the poem of the earth." ये बात है, जबकि वो रिप्लाई नहीं कर सकती। तो यहाँ पर फ्रेज का मीन ये होता है स्ट्रेंज टू टेल, मतलब पोएट जिस समय हमको ये बात बता रहा है तो वो ये कहना चाह रहा है ये बड़ा बताना बड़ा अजीब है कि मुझे रेन ने रिप्लाई करा, फिर भी वो वहां पर उन चीजों को मेंशन करता है, ठीक है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन and music, which words indicate this, explain the similarities between the two। यहाँ आप इसका आंसर देखोगे तो the lines for the song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering wrecked or unwrecked duly with love returns, draws a parallel बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। रेन एंड म्यूजिक के बीच में दो पैरेलल यहाँ पे किन चीजों से बता रखा है, फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट। यहाँ पर हमको ये कंपैरिजन नजर आता है, द पोएट कंपेयर्स द लाइफ साइकिल ऑफ द रेन एंड द सॉन्ग। सॉन्ग का जो लाइफ साइकिल होता है उसी तरीके का लाइफ साइकिल किसका होता है, रेन का होता है। एज द सॉन्ग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, जिस तरीके से एक सॉन्ग का ओरिजिन जो होता है वो एक सिंगर के हार्ट से होता है, वेंडर्स टू द वर्ल्ड वेदर लाइक्ड और नॉट, उस सॉन्ग को हर जगह पे सुना जाता है चाहे उसको पसंद करे या ना करे, कम्स बैक टू इट्स बर्थ प्लेस टू द एंड विद लॉट्स ऑफ लव, एक बहुत गहरे लव के साथ वापस उस सिंगर तक वो गाना फिर से वो आता है। सिमिलरली द रेन दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अर्थ फुलफिल्स इट्स ड्यूटी टू ब्यूटिफाई एंड प्योरीफाई द अर्थ एंड वेंडर्स एंड कम बैक विद लव फॉर इट्स क्रिएटर। इसके क्रिएटर जो है वो लैंड एंड ओशियंस हैं, तो वहां पर ये वापस आती है और अपने काम को बखूबी निभाती है, जो इसका काम है ब्यूटीफाई करना, लैंड को उसको कहीं ना कहीं पे प्योरीफाई करना, ये सारा काम करके भले लोग उसको पसंद करें या ना करें, है ना। हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम, कंपेयर इट व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस। साइंस में आपने जो सीखा है उससे आप ये बताएं किस तरीके से एक साइक्लिक मूवमेंट जो है वो रेन का वो इस पोम के अंदर बताया रखा है। इन द पोम द वाटर राइजेस फ्रॉम लैंड एंड द बॉटमलेस सी इन फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर का मीन जो वाष्प के रूप में वापस जो क्लाउड्स में जाती है। इट देन चेंजेस इट्स फॉर्म्स ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू क्लाउड्स, है ना, इसको अपन प्रोसेस बोलते हैं वेपराइजेशन जो है अपना।
It comes down to the earth in the form of rain to wash droughts, provide water, give life to the unborn, and latent seeds inside the earth. The rain purifies and beautifies the earth. तो ये इसका प्रोसेस है जो आपको फर्स्ट दो लाइन के अंदर नजर आता है. Water rises from the land and the bottomless sea in the form of vapor. It then changes its form, transform itself into clouds. ये प्रोसेस है जो हमने साइंस में देखा है. In science, the water is evaporated in the form of water vapor, condenses in the sky to form clouds, and then rains down in the form of water into rivers, streams, ground, ocean, etc. In the poem, the rain डिस्क्राइब इट्स इटर्नल जर्नी इट सेल्फ. यहाँ पे पोम जो है वो अपनी इटर्नल जर्नी को खुद ही डिस्क्राइब करती है, और उसको साइंस में हमने कुछ इस तरीके से दिखा है जो हमको लास्ट दो लाइंस के अंदर नजर आता है. वाई आर द लास्ट टू लाइंस पुट विद इन ब्रैकेट? ये एक अच्छा सवाल है, पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर. The last two lines are put within the bracket because they are the observation made by the poet and his thoughts. वो जो है वो कोई कॉन्वर्जेशन का पार्ट नहीं है जो रेन और पोएट के बीच में होता है. एक्चुअली ये जो है these are the thoughts of the poet, what he is thinking present that time when he was composing that conversation. he made a similarity between the rain and the music. वहाँ उन्होंने क्या करा, एक सिमिलैरिटी बनाई है रेन एंड म्यूजिक के अंदर. सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज द पोम द वॉइस ऑफ द रेन. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. एंड इवन आफ्टर इफ यू हैव एनी डाउट और अबाउट दिस पोम, तो आप सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. सर हमको ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो समझ में नहीं आया, ये लाइन समझ में नहीं आया, तो हम पूरा ट्राई करेंगे उसको क्लियर करने के लिए. थैंक यू सो मच.